सुबह की पहली रोशनी के साथ ही अनाया अपनी छोटी सी अलमारी के सामने खड़ी होकर कपड़ों की छटनी कर रही थी। मन में भूचाल सा मचा था। 3 साल पहले मिले घाव आज भी हरे थे। वही वक्त जब उसकी दुनिया एक झटके में बदल गई थी। तब से हर दिन उसकी जिंदगी एक नई कड़ी परीक्षा बनकर सामने आता था। आज भी वह इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी, फिर भी दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे मालूम था कि घर में उसकी हैसियत अब बस एक बोझ जैसी रह गई है। भाभी के सख्त शब्द आज भी कानों में गूंज रहे थे। अगर इस घर में रहना है तो पैसे कमा कर लाना होगा। तुम्हारे भाई की कमाई से बस चूल्हा जलता है। तुम्हारा बोझ उठाना अब हमारे बस में नहीं। ये वाक्य अनाया के दिल में खंजर सा उतर गए थे। वह जानती थी कि उसका भाई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वह भी अपनी मजबूरियों में बंधा हुआ था। इसलिए 23 वर्षीय अनाया ने अपना हल्का गुलाबी दुपट्टा कंधों पर फैलाया और काले मास्क को चेहरे पर ठीक किया। आईने में एक आखिरी नजर डालने के बाद वह कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसका भाई चारपाई पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। वह दुकान जाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा था। अनाया धीरे से उसके पास गई और झिझकते हुए बोली, भैया, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। भगवान से दुआ करना कि मैं कामयाब हो जाऊं। भैया ने बस एक नजर ऊपर उठाकर उसे देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी भाभी जैसे किसी जिन्न की तरह रसोई से अचानक बाहर आ गई। अनाया ने गहरी सांस लेकर खुद को भाभी के तानों के लिए तैयार किया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। भाभी की जुबान से चिंगारियां फूटी। कड़वे स्वर में हाथ नचाते हुए बोली, 3 साल पहले भी तो तुम इंटरव्यू के लिए गई थी और जो तमाशा करके लौटी थी वो आज तक नहीं भूले। भाभी के शब्द अनाया के लिए तमाचे से कम नहीं थे। ये वाक्य उसे पीछे 3 साल पुराने अंधेरे में धकेल गए और उसके दिल में एक टीस सी उठी। वह अतीत को भूल जाना चाहती थी, क्योंकि उस अतीत ने उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। कभी कभी वह इस कोशिश में सफल भी हो जाती, मगर भाभी अनायास ही उसकी कोशिशों पर पानी फेर देती और किसी न किसी बहाने उसे फिर उसी अतीत में घसीट ले जाती। अभी भी जब भाभी ने ताना कसा तो अनाया चाहकर भी कुछ न बोल सकी। उसकी आंखें नम हो आईं। उसने चुपचाप अपने भाई की ओर देखा, जैसे उससे डाढ़स की उम्मीद हो। मगर भाई ने नजरें फेर ली। चलती हूँ, भैया, उसने धीमे से कहा और अपनी आंखों की नमी छुपाती हुई घर से बाहर निकल आई। सड़क पर कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसकी आंखों से बहे आंसुओं को और तेज कर दिया। वह अपने ही ख्यालों में डूबी कंपनी की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर भाभी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। 3 साल पहले का वह अपमान भरा अध्याय जो कभी बंद ही न हो सका। अनाया के दिल में बस एक ही दुआ थी, उसे नौकरी मिल जाए ताकि वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी उतर सके और कम से कम भाभी के तानों से बच सके। कंपनी के ऑफिस पहुंचकर अनाया ने खुद को संभाला। दरवाजे के सामने खड़े होकर कांपती उंगलियों से उसने अपना मास्क ठीक किया और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? कृपया यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। अनाया ने थैंक यू कहकर सीट ले ली। दिल जोर से धड़क रहा था। खुले लॉबी में सन्नाटा पसरा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और हाथों में थमी फाइल हल्के हल्के कांप रही थी। कुछ देर बाद जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने सिर उठाकर देखा और तेज कदमों से आगे बढ़ी। सामने एक महिला खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर अंदर जाने का इशारा किया। हिम्मत जुटाकर अनाया कमरे में दाखिल हुई। कमरे में गहरी खामोशी थी। सामने एक बड़ा सा टेबल था, जिसके पीछे एक आकर्षक पुरुष बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और वह दराज में झुककर कुछ कागजात ढूंढ रहा था। वह था आर्यन राठौर राठौर, ग्लोबल का मुखिया। उसके तीखे नैन नक्श, गहरी आंखें जिनमें समझदारी झलकती थी, हल्की दाढ़ी जो चेहरे को और प्रभावशाली बनाती थी, और चौड़े कंधे। वह पूरी तरह आत्मविश्वास और रौबदार व्यक्तित्व का मालिक दिख रहा था। अनाया ने एक नजर उठाकर उसे देखना चाहा, मगर नजरें मिला न सकी। उसने सिर झुकाकर अपनी फाइल आगे बढ़ाई और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसके भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा था। नजरें अब भी झुकी हुई थीं। बैठिए मिस अनाया, मैं अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ, आर्यन ने जल्दबाजी में कहा और हाथ पीछे ले जाकर अनाया की फाइल उठा ली। वह कोई जरूरी कागज ढूंढ रहा था, इसलिए बहुत जल्दी में था।
इसी हड़बड़ी में उसने फाइल पर तेज नजर दौड़ाई। जैसे जैसे उसकी निगाहें फाइल पर घूमी, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते गए। फिर अचानक वह ठहर गया। एक पल को उसकी धड़कन तेज हो उठी। 3 साल पहले का वह लम्हा, जब उसकी जिंदगी का रुख अचानक पलट गया था, दिमाग में कौंध गया। आर्यन राठौर को फाइल इतनी ध्यान से देखता देख अनाया का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे शंका हुई कि शायद फाइल में कोई कमी है या उसके हुलिये में। उसे पहले से ही डर था कि आजकल के जमाने में उसके जैसी लड़कियां ऑफिस में नौकरी पाना इतना आसान नहीं। वह अब भी अपने खोल में सिमटी रहने वाली लड़की थी। ढीला ढाला सूती सलवार सूट, बड़ा सा दुपट्टा जो कंधों पर फैला था, और चेहरे पर काला मास्क जिसे पहनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि ईश्वर ने उसे दिल खोलकर सौंदर्य दिया था। अनाया अब तक जितनी भी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए गई थी, उसकी डिग्रियां देखने से पहले ही उसे उसकी खूबसूरती के सहारे नौकरी का वादा मिल जाता। मगर फिर ऐसी शर्तें रख दी जाती कि उसका खून खौल उठे। वह हर बार नौकरी को ठोकर मारकर लौट आती। तभी से उसने यह तरीका अपनाया कि जहां भी नौकरी के लिए जाए, खुद को पूरी तरह ढक कर जाए। हड़बड़ाते हुए वह बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसे याद आया कि जल्दबाजी में वह सीधे कुर्सी पर बैठ गई थी और आर्यन राठौर को गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा था। आवाज में हल्की सी कंपी थी, जैसे घबराहट को छिपाने की नाकाम कोशिश हो। आर्यन ने खुद को संभाला और फाइल पर नजरें टिकाईं। अनाया का नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभरी। अगले ही पल उसने साइड टेबल से बोतल उठाई और एक सांस में आधी बोतल पानी पी गया। भीतर उठे भाव उसे बेचैन कर रहे थे। उसने जल्द से अपनी दराज खोली, एक मास्क निकाला और पहन लिया, मानो अपने चेहरे के भाव छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वह दोबारा अनाया की ओर मुड़ा। गुड मॉर्निंग मिस अनाया, उसने पेशेवर अंदाज में कहा, मगर लहजे में छिपा अजनबीपन कुछ और कहानी कह रहा था। तो मिस अनाया, आप कैसी हैं? उसने सहज होकर पूछा। अनाया ने सिर झुकाए कहा, जी ठीक हूं सर। आर्यन एक पल रुका और अगला सवाल किया, आप शादीशुदा हैं या सिंगल? सवाल सुनते ही अनाया का दिल सिमट गया। उसने धीरे से कहा, मैं अविवाहित हूं। उसकी बात पर आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत होंठ भींचकर छिपा लिया। मगर उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। वह फाइल के पन्ने पलटता रहा, लेकिन ध्यान कहीं और था। वह अनाया की झिझक और खामोशी पढ़ रहा था। अच्छा, आपने हमारी कंपनी को क्यों चुना? उसने पूछा, पर स्वर में एक निजी जिज्ञासा झांक गई। अनाया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यहां काम करके मैं अपनी काबिलियत निखार सकती हूँ। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। आर्यन मास्क के पीछे से झांकती उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ ढूंढने लगा। उसका मन हुआ कि वह उससे मास्क हटवाकर चेहरा देखे, मगर चाहकर भी अपनी इच्छा व्यक्त न कर सका। कुछ देर सन्नाटा रहा। आखिरकार उसने कहा, हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन अभी तुरंत जवाब नहीं दे सकते, कई और उम्मीदवार भी हैं। अनाया ने सिर हिलाया, थैंक यू सर, और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके भीतर अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बड़ी परीक्षा पार कर ली हो, मगर एक अनमेई बेचैनी भी थीपता नहीं। नौकरी मिलेगी या नहीं, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है। जैसे ही अनाया घर पहुंची, दिल में बेचैनी की एक लहर चल रही थी। धड़कनें तेज थीं और दिमाग में अनगिनत ख्याल। थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वह लेट गई, पर चैन न मिला। वह रसोई में चली गई और बर्तन धोने लगी। जैसे ही उसने बर्तनों पर पानी डाला, भाभी रसोई में आ गई। तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, इंटरव्यू कैसा रहा? उम्मीद है इस बार कोई नया तमाशा तो नहीं हुआ होगा। अनाया ने सिर झुकाए बर्तन धोना जारी रखा, मगर दिल में कसक उठी। भाभी, आगे बढ़ी 3 साल पहले भी तुमने बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी थीं। फिर क्या हुआ? हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुमने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। अनाया ने गहरी सांस ली और चुपचाप काम करती रही। लेकिन ताने थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं। पता नहीं इस बार कौन सा नया बहाना लेकर आओगी। अनाया मन ही मन दुआ कर रही थी कि उसका सब्र बना रहे। उसने धीरे से कहा, भाभी, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। भाभी हंस दी, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तुम तो बस ख्वाब बुनती रहती हो।
अनाया ने आंसू रोकने की कोशिश की। उसे पता था कि ताने खत्म होने वाले नहीं। उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और निकलने लगी, मगर भाभी ने रास्ता रोक लिया। सुन लो अनाया, इस बार भी कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हमारी तरफ से बाय बाय। अपना इंतजाम कहीं और करना, समझी? अनाया ने सिर झुकाकर हामी भरी और कमरे में आकर दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। आंसू बह निकले, मगर दिल में एक जज्बा भी था, वह हालात का सामना करेगी। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके लिए कुछ बेहतर रखता है। वह घुटनों में सिर रखकर रो रही थी कि अचानक मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। अगले ही पल उसे जो खबर मिली उस पर यकीन करना मुश्किल था। कॉल उसी कंपनी से था, उन्हें उसे नौकरी पर रखना था। उसे नौकरी मिल गई थी। वह दौड़ती हुई बाहर आई और खुशी खुशी अपने भाई को खबर दी। मगर भाभी फिर ताने पर उतर आई। 3 साल पहले भी तो ऐसे ही खुश हुई थी कि पापा के इलाज के लिए पैसे मिल गए। लेकिन जिन हालात में तुम पैसा लेकर पहुंची थी, हमें सब पता है। 2 ढाई साल से हम उसी की कीमत चुका रहे हैं। अब हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारी इज्जत पर आंच मत आने देना। अनाया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर हामी में सिर हिलाया और कमरे में लौटी। 3 साल पुराने हादसे की याद उसे भीतर तक तोड़ देती थी। सुकून पल भर को भी न मिलता। वह रात भी रोते रोते कट गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही अनाया ने शॉल ओढ़ा, कपड़े बदले और हल्का सा मेकअप किया। उसने हमेशा की तरह सादा सूती सूट पहना, दुपट्टा कंधों पर फैलाया, चेहरे पर मास्क लगाया और खुद को पूरी तरह ढक लिया। शीशे में खुद को देख एक नजर डाली और कमरे से बाहर आई। रसोई में पहुंचकर उसने भाई और भाभी को देखा। भाई नाश्ते की मेज पर बैठा था और भाभी रसोई में व्यस्त थी। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, भैया मैं चल रही हूँ, लौटने में देर हो सकती है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। उसकी आवाज में हमेशा की तरह सादगी और मासूमियत थी। दिल साफ और स्वभाव कोमल, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। मगर किस्मत की ये गलती ने उसकी जिंदगी को ऐसे बंधन में जकड़ दिया था कि चाहकर भी वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। भाभी की आंखों में वही गुस्सा था, जैसे कुछ कहने को तैयार हो पर भाई ने उसकी कलाई थाम ली और इशारे से चुप कराया। फिर अनाया की ओर देख नरमी से बोला, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, इस बार कोई लापरवाही नहीं। ऑफिस पहुंचकर अनाया ने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। उसे तुरंत चौथी मंजिल पर भेज दिया गया। उस वक्त उसकी धड़कनें तेज थीं, मगर चेहरे पर शांति का आवरण था। लिफ्ट में खड़े खड़े वह ख्यालों में डूब गई। क्या यह दिन उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा? क्या वह अतीत की कड़वाहट पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर पाएगी? चौथी मंजिल पर पहुंचते ही सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व नजर आया, लंबी कदकाठी, आत्मविश्वास से लबरेज। अनाया को देखते ही वह शिष्टता से मुस्कुराया। किया, आप मिस अनाया हैं? अनाया ने हिचकिचाकर सिर हाँ में हिलाया। उसकी खनकती नम्रता ने अनाया की झिझक थोड़ी कम कर दी। वह बोला, आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। मेरा नाम करण माथुर है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सर ने मुझे रात को ही आपके बारे में सब बता दिया था। चलते चलते करण ने कहा, आपको सर आर्यन राठौर की पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आपकी सैलरी 55,000 रुपए होगी। यहाँ आपको हर सुविधा दी जाएगी। कोई दिक्कत हो या काम समझ न आए तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा। अनाया ने चुपचाप सिर हिलाया। दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसे यहाँ पूरी गाइडेंस मिलेगी। करण ने एक आरामदायक कुर्सी की ओर इशारा किया। अभी आप यहाँ बैठिए और सर के आने का इंतजार कीजिए। आर्यन राठौर का नाम सुनते ही अनाया के भीतर हलचल मच गई। उसने चौंक कर करण को देखा। धड़कनें बेकाबू होने लगी, मगर खुद को संभालते हुए उसने सोचा, यह सिर्फ संयोग होगा। आखिर एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मन अशांत था। कमरा बड़ा और व्यवस्थित, कई टेबलों पर कर्मचारी अपने अपने काम में डूबे। कोई किसी से बात नहीं, अनुशासन का माहौल। सामने मेजों पर साफ सुथरी फाइलें और कंप्यूटर। अनाया ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर दिल अब भी बेकल। अगर यह वही आर्यन हुआ जिसने कभी उसकी जिंदगी को किनारे तक धकेल दिया था, तो क्या होगा? ये सोचकर रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह अपनी ही सोच पर मुस्कुरा दी। वह आदमी जो 3 साल पहले उसे जिल्लत भरी जिंदगी देकर ओझल हो गया, अब क्यों लौटेगा? वह तो उसकी जिंदगी का एक कड़वा मजाक था जो पल भर में गायब हो गया। अचानक पूरे स्टाफ के खड़े होने की हलचल ने उसे ख्यालों से बाहर ला दिया। सबकी नजरें एक दिशा में थीं।
एक शख्स तेज कदमों से अंदर आ रहा था, पैंट की जेबों में हाथ डाले, मास्क और चश्मे के पीछे छिपी पहचान, चाल में अलग सी ठसक, कपड़े बेहद आकर्षक और शख्सियत अत्यंत प्रभावशाली। जैसे ही अनाया ने उसे देखा, दिल में अजीब सी हलचल उठी, जैसे वह उसके लिए अनजान नहीं, मानो पहले कहीं देखा हो। दिल के किसी कोने से एक जानी पहचानी अनुभूति जागी। उसने सिर झटका, आर्यन राठौर, राठौर ग्लोबल का मालिक वह उससे कैसे परिचित हो सकता है? यह बस संयोग है और कुछ नहीं, उसने खुद को समझाया। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ तो सबके अभिवादन का जवाब बस हल्के से सिर हिलाकर दिया और सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उसके चलने का अंदाज और रवैया इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उसे सम्मान से देख रहा था। उसकी मौजूदगी से पूरे हॉल में एक दबदबा महसूस होने लगा। कुछ देर बाद करण माथुर अनाया के पास आया। सर, आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। उनसे बहुत विनम्रता से बात कीजिएगा, वो सख्त मिजाज हैं। उम्मीद है वे आपको पसंद करेंगे। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ शुक्रिया अदा किया और धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए आर्यन के केबिन की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ धड़कनें तेज, माथे पर ठंडा पसीना, चेहरे पर घबराहट साफ। उसने हिम्मत बांधी और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर अंदर आने की अनुमति मिल गई। उसने ईश्वर का नाम लिया और अंदर कदम रखा। मन ही मन मंत्र जपते हुए करण ने बताया था कि आर्यन का स्वभाव कठोर है। वह थोड़ा सहम गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, वह वहीं ठिठक गई। एक पल को लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, पूरा आसमान सिर पर टूट पड़ा हो। चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वह एक झटके में 3 साल पुराने अतीत में पहुंच गई, जहां हर याद दर्द से भरी थी। आर्यन की मौजूदगी ने उसे उन लम्हों में धकेल दिया जहां हर सांस बोझिल थी। होश डगमगाए, पर उसने खुद को थाम लिया। धड़कनें बेकाबू, मगर वह समझती थी कि इस पल उसे खुद पर काबू रखना होगा। आर्यन ने कुर्सी पर बैठे बैठे धीरे से सिर उठाया और अनाया को देखा। उसकी आंखों में हैरानी के साथ गहरी गंभीरता थी। वह समझ गया यह लड़की उसे पहचान चुकी है, और भला अनाया उसे भूल भी कैसे सकती थी? वह दर्दनाक अतीत अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ पाया था। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, जबकि आर्यन खुद को संभाल चुका था। उसने ठंडे लहजे में कहा, दरवाजे पर खड़े रहने के लिए नहीं कहा है, यहां आकर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसका स्वर इतना ठंडा था कि एक पल को अनाया डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे कुर्सी की तरफ बढ़ी। मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, फिर भी वह शांत रही। आर्यन ने फाइल पर नजर डाली और फिर उसकी ओर देखते हुए नरम आवाज में पूछा, क्या आपको यहाँ काम करने में कोई दिक्कत है? अनाया ने नजरें झुकाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। हालांकि दिल चाहता था कि वह तुरंत नौकरी छोड़कर चली जाए, मगर उसे पता था कि अगर यह नौकरी छोड़ दी तो उसके पास दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। भाभी ने जितनी बदनामी दी, जितने ताने सहने पड़े, उसके बाद वह किसी कीमत पर यह नौकरी छोड़ नहीं सकती थी। आर्यन ने उसकी बात सुनी और हल्के से सिर हिलाया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने अपना पेशेवर रवैया कायम रखते हुए कहा, यहाँ काम के नियम सख्त हैं, मगर आपके लिए कुछ सहूलियतें रहेंगी। उम्मीद है आप जल्दी ही काम में माहिर हो जाएंगी। अनाया ने सिर हिलाया, दिल में फिर से उथल पुथल। वह जानती थी यह मुलाकात सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है, मगर अभी वह बस यही सोच रही थी, अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, चाहे सामने जो भी आए। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसके कदम लड़खड़ा गए। वह अपनी कुर्सी पर बैठ तो गई, लेकिन दिमाग भटकने लगा। सामने की दुनिया धुंधली और 3 साल पुराने अतीत के दृश्य किसी बुरे सपने की तरह उभर आए। रात के 9:30 बजे थे। अनाया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। आंखें शब्दों पर थीं, मगर दिल अजीब से अनजाने डर से भारी। अचानक एक दर्द भरी आवाज ने ध्यान खींचा, पापा। उसके होंठ बेचैनी से हिले, आवाज उसके पिता की थी। धड़कनें तेज हो गईं। उसने किताब फेंकी और दौड़ती हुई बाहर आई। सामने का दृश्य देखकर रूह कांप उठी। पिता चारपाई पर बैठे थे, हाथ सीने पर, चेहरे पर तकलीफ की गहरी लकीरें। पापा, क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर पिता के होठों से कोई जवाब न निकला, बस कमजोर करा। हालत तेजी से बिगड़ रही थी।
अनाया ने घबराकर भाई और मोहल्ले वासियों को पुकारा। सब चिंतित हो उठे। तत्काल एक गाड़ी का इंतजाम हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरे रास्ते अनाया को लगता रहा कि समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पिता का तुरंत चेकअप किया, मगर चेहरे की गंभीरता ने अनाया का दिल चीर दिया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया, आंखों में गंभीरता। आपके पिता को हार्ट अटैक आया है। इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए अभी कम से कम 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। 1 लाख! सुनते ही उसे लगा जैसे किसी ने सिर पर पत्थर दे मारा हो। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आती? वह जानती थी कि सरकारी इंतजाम में समय निकल जाएगा। वक्त कम था, अब फैसला उसे ही लेना था। भाई सदमे में था। भाभी की आंखों से आंसू बह रहे थे और अनाया की आंखों में बेबसी। उसी पल एक धुंधली सी याद उभरी, आर्यन राठौर। कॉलेज का फंक्शन, वह बतौर मुख्य अतिथि आया था। फंक्शन के बाद जब वह अपनी कार की ओर जा रहा था, अचानक गोली चली। अनाया ने अनजाने में गोली चलाने वाले को देख लिया और झट से आर्यन को खींच लिया। उसकी बहादुरी ने आर्यन की जान बचाई थी। उस वक्त आर्यन ने उसे अपना नंबर दिया था, कभी मदद की जरूरत हो तो संपर्क करना। वही ख्याल दिमाग में कौंधा। वह तुरंत घर भागी। दिल में उम्मीद की किरण, साथ में अनजाना डर। रात के 12:15 बज रहे थे। गलियां सुनसान, मगर कदम तेज। घर पहुंचकर उसने फोन निकाला और नंबर ढूंढने लगी। हाथ कांप रहे थे, पर उसने कॉल मिला दी। पहली ही रिंग पर कॉल रिसीव हो गया। आवाज में अपरिचित सा भाव, कौन? अनाया की जुबान लड़खड़ा गई। फिर खुद को साधा, आपको याद होगा, कॉलेज में मैंने आपकी जान बचाई थी जब आप पर गोली चली थी। आर्यन कुछ पल खामोश रहा, फिर पहचान की हल्की चमक उसके स्वर में दिखाई दी। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा था, बताइए फोन क्यों किया? सब ठीक तो है? अनाया की आवाज भारी हो गई, आंसू होठों तक पहुंचने लगे। मेरा नाम अनाया है। मुझे आपसे एक बड़ी मदद चाहिए। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, अस्पताल वाले अभी 1,000 रुपये चाहिए। लाख जमा करने को कह रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वादा करती हूँ, जल्द से जल्द आपका हर पैसा लौटा दूंगी, बस अभी पापा की जान खतरे में है, कृपा करके मदद कर दीजिए। उसने बहुत उम्मीद के साथ बात कही, दिल डर रहा था कि कहीं इनकार न हो जाए। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसकी चुप्पी ने अनाया का दिल और डूबा दिया। फिर अचानक बोला, मैं अपनी गाड़ी आपके घर भेज रहा हूँ, आप मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठकर बात करेंगे। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। उसकी बातों में कुछ अजीब सा था, मगर अनाया के भीतर बेचैनी का तूफान था। उसने चुपचाप कॉल काट दी और मन ही मन दुआ की कि फैसला गलत साबित न हो। अस्पताल से निकलते समय उसने कहा था कि वह पैसों का इंतजाम करने जा रही है और जल्दी लौटेगी। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद उनके घर के सामने एक कार आकर रुकी। कार की आवाज सुनते ही दिल धक धक करने लगा। उसने दरवाजा खोला और कार की ओर बढ़ गई। कदम डगमगा रहे थे, मगर उम्मीद की लौ जल रही थी। कार में बैठते ही वह आर्यन के घर की ओर रवाना हो गई। खिड़की से बाहर की दुनिया धुंधली, हर चेहरा, हर लम्हा किसी अधूरे सपने जैसा। आर्यन का घर दरअसल हवेली, जहाँ की चमकता उजाला और ऊंचे फव्वारे उसकी हैसियत बयान कर रहे थे। इस आदमी के लिए 10 लाख या 1 करोड़ देना शायद छोटी बात हो। काश ये मेरी मदद कर दे, पापा की जान बचा ले, मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं भूलूंगी, उसने सोचा। कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वह हिम्मत करके अंदर चली गई। हॉल में पहुंचते ही एक कमरे की रोशनी ने उसका स्वागत किया। दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। आर्यन वहां मौजूद था, चेहरे पर रहस्यमयी शांति। आइए बैठी, उसका लहजा शांत और नरम। लेकिन अनाया के दिल में अनजाना डर समा गया। वह बैठी और धीमे से बोली, धन्यवाद। उसके बैठते ही आर्यन ने नरमी से उसकी ओर देखा। तो बताइए मिस अनाया, आपको किस बात की मदद चाहिए? सर, मैंने फोन पर बताया था, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। वह बात पूरी करती कि आर्यन ने हाथ के इशारे से उसे रोका। तुम जितने पैसे कहोगी मैं देने को तैयार हूँ, तुम्हारे पापा के अस्पताल का पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अनाया चौंक कर उसकी ओर देखी। जी सर, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आर्यन ने साफ साफ कहा, बात घुमाई नहीं, सीधे सीधे बता दिया कि वह क्या चाहता है। सुनकर अनाया अवाक रह गई। जो उम्मीद लेकर आई थी
ऐसी शर्त की कल्पना भी नहीं की थी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? उसकी आवाज कांप उठी। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। और अपार्यन ने बात काट दी, आंखों में अजीब सा सुकून, जैसे पहले से ही तय कर रखा हो। मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। यह बस एक प्रस्ताव है, सोच समझकर फैसला कीजिए। और आप इतना हैरान भी क्यों? मैं कोई नाजायज रिश्ता नहीं मांग रहा। चाहता तो आपको बिना रिश्ते के कुछ समय तक अपने पास रखकर भी वह रकम वसूल कर सकता था। मगर मैं तो शादी की बात कर रहा हूँ। मजबूरी यह है कि यह शादी स्थायी नहीं चाहिए। आप कह सकती हैं कि मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। आप मजबूर, मैं मजबूर। हमें ज्यादा समय तक यह रिश्ता नहीं निभाना होगा। मुझे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। 9 महीने बाद मैं आपको तलाक दे दूंगा। आप आजाद होंगी, जिससे चाहे शादी कर सकती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिमाग सवालों से भर गया, मगर शब्द साथ न दे रहे थे। उसने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया, दिल में उफान। क्या करे? दिल चीख रहा था, दिमाग कह रहा था यह शायद एकमात्र रास्ता है। कुछ देर सोचकर उसने भाई को फोन मिलाया। धड़कनें तेज, हर पल बड़ा फैसला मांग रहा था। फोन उठते ही उसने सब कुछ बता दिया। उधर कुछ पल खामोशी, फिर भाई की आवाज आया। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। पापा की जान बचाने के लिए यह फैसला लेना होगा। मैं जानता हूं यह आसान नहीं, पर और कोई राह नहीं। और सौदा इतना बुरा भी नहीं। 9 महीने बाद वह तुम्हें तलाक दे देगा, तुम आजाद हो जाओगी। भाई की रजामंदी ने अनाया के दिल पर भारी बोझ रख दिया, मगर वह इस बोझ को ढोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। कॉल खत्म होते ही उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अनाया ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसे बड़ी जीत मिल गई हो। यह आपका समझदारी भरा फैसला है। आपके विश्वास की कदर करता हूँ। हम कल शादी करेंगे और आपके पापा के इलाज के पैसे अभी मिल जाएंगे। अनाया की आंखों में आंसू थे, फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और दिल को मजबूत किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। वह रात भाई बहन के लिए बहुत पीड़ा भरी रही। इस दौरान भाई ने आर्यन के बारे में विस्तार से बात की। वह कौन है, क्या चाहता है, सब जानने के बाद दोनों ने तय किया कि शादी करने में बुराई नहीं, उन्हें पैसे चाहिए थे और आर्यन को मैरिज सर्टिफिकेट। इस वक्त पापा की जिंदगी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगले दिन बहुत सादगी से उनकी शादी हो गई। शादी होते ही आर्यन ने 1 लाख रुपए अनाया के भाई को दे दिए। फिर उसने अनाया की ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह शादी सिर्फ 9 दिन की है, महीनों की है। जिस पल वह शादी के लिए राजी हुई थी, उसे कोई रोमांच नहीं हुआ था। हाथ कांपे, न दिल डोला, बस एक समझौता लगा जो वक्त पूरा होने पर खत्म हो जाएगा। पर उसे क्या पता, यह समझौता उसकी जान निचोड़ लेगा। दिन भागते गए। अनाया के पिता की तबीयत सुधरी नहीं। ठीक 3 हफ्ते बाद ही वह दुनिया छोड़ गए। 12 लाख भी खर्च हुए, पापा बचे न अनाया की खूबसूरत सी दुनिया। अंतिम संस्कार के बाद उसने आर्यन से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं। वक्त एक और करवट लेता गया। 9 महीने पूरे हो गए। वह आर्यन की हवेली तलाक के लिए गई, मगर पता चला कि वह विदेश चला गया है। कब लौटा, किसी को नहीं पता। समय रेंगता रहा। 3 साल गुजर गए। आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा दिया जाता, क्योंकि वह पहले से ही किसी की पत्नी थी। भाभी के ताने, भाई की चुप निगाहें, सब कुछ बहुत कुछ कह जाती। मगर वह बेबस थी। गलती न होते हुए भी दोष उसी के हिस्से। उसने पिता के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, फिर भी कोई नहीं समझा। और आज 3 साल बाद जब उसने अपनी आंखों से आर्यन को देखा तो पत्थर सी बन गई। वह नौकरी छोड़ना चाहती थी, उस आदमी की परछाई से भी दूर रहना चाहती थी। मगर किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। शायद ईश्वर ने उसके लिए अलग फैसला कर रखा था। समय चलता रहा। उसने अतीत की कड़वाहट को दबाने की कोशिश की और उसे मिली फाइल पर काम करने लगी। मगर दिमाग बार बार भटकता उसे महसूस हो रहा था। कोई उस पर नजर रख रहा है। वह नजरों की तपिश पहचानती थी। वह और कोई नहीं, आर्यन राठौर था। पूरा दिन वह इसी उधेड़बुन में रही। दिल में बोझ था, पर उसने एक फैसला कर लिया। आज वह यह बोझ उतार फेंकेगी। आर्यन से तलाक की मांग करके इस रिश्ते का अंत करेगी जो 3 वर्षों से बेड़ी बना हुआ था। जब उसे आर्यन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह गायब था। अब इसे खींचना बेकार था। ऑफिस टाइम खत्म होते ही लोग जाने लगे। अनाया ने हिम्मत बांधी
और सीधे आर्यन के केबिन की ओर बढ़ी। धड़कनें तेज, हाथ कांपते, पर उसने खुद को संभाला। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। आर्यन शायद घर जाने की तैयारी में था। अनाया को देखकर ठिठक गया, नजरों में हल्की हैरानी। अनाया धीरे धीरे उसकी टेबल तक पहुंची, सिर झुका, आवाज धीमी पर संयत। सर, ऑफिस टाइम खत्म हो गया है और मुझे आपसे निजी बात करनी है। आवाज में हल्की थरथराहट, मगर उसने खुद को काबू में रखा। 3 साल तक मैंने जो सहा उसका हिसाब कोई नहीं चुका सकता। खैर, शिकायत नहीं करूंगी। हमारा समझौता था 9 महीने बाद आप मुझे तलाक दे देंगे, मगर आप कहाँ चले गए? किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने कई बार राठौर हवेली में पूछताछ की, सब कहते रहे आप विदेश चले गए हैं। उसकी आवाज में गहरी बेबसी थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे तलाक दे दीजिए ताकि मैं भी अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। उसकी आंखों से आंसू बह चले, वह पूरी तरह टूट चुकी थी। आर्यन के चेहरे पर पलों में कई भाव आए। उसने अनाया को इंटरव्यू वाले दिन ही पहचान लिया था और तब भी वह उसे देखता रह गया था। 3 साल में उसने खुद को जिस तरह समेटा था, उसे देखकर आर्यन को एहसास हुआ यह लड़की जो उसकी पत्नी है, भीतर से कितनी मजबूत और बाहर से कितनी खूबसूरत है। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और सहजता से बोला, तो मुझे क्या मिलेगा? ठंडे लहजे में आगे बोला, चलो तलाक दे देता हूं, पर बदले में कुछ चाहिए। एक काम करते हैं, मुझे बस एक रात दे दो, फिर तुम्हारा तलाक हो जाएगा। तुम आराम से अपनी जिंदगी जी लो। वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, इतना तो हक बनता है। उसकी आंखों में मदहोशी और शरारत तैर गई। वह उसे सिर से पांव तक गहरी नजरों से निहार रहा था। अनाया ने नम आंखों से देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम बेहद घटिया इंसान हो। तुमने 3 साल तक मुझे अपने नाम पर बैठाए रखा, मैंने क्या क्या नहीं सहा, और अब अपने वादे से मुकर रहे हो। मेरा इस्तेमाल करके फिर तलाक देना चाहते हो। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो गंदी ख्वाहिश तुम अपने दिल में पाल रहे हो, मैं उसे कभी पूरा नहीं करूंगी। इतना कहकर वह गुस्से में दरवाजे की ओर मुड़ी। उसने दरवाजा खोलना चाहा कि आर्यन ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर सामने कर लिया। वह गुस्से और डर के मिले जुले भावों के साथ कड़क आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो वरना शोर मचा दूंगी। आवाज में मजबूती, अंदर से वह कांप रही थी। आर्यन ने एक पल चुप्पी साधी, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया। पूरा ऑफिस खाली है, मिसेज राठौर। उसका लहजा धीमा मगर शरारती। अनाया ने डरी हुई आंखों से देखा, यह वही इंसान था जिसे कभी उसने अपना मसीहा समझ लिया था। आज वह हदें लांघने पर तुला था। मुझे छोड़ दीजिए, क्या आप इस आपको समझ नहीं आता? मैं यहाँ सिर्फ तलाक लेने आई थी और आप कुछ और ही मांग रहे हैं। अनाया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आर्यन की पकड़ और मजबूत हो गई। वह धीमे स्वर में बोला, मेरी प्यारी पत्नी, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, और रही तलाक की बातों से भूल जाओ। अब तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक, जिससे अनाया के भीतर बेचैनी की लहर दौड़ गई। जहां तक मेरे गायब होने की बात है, वह थोड़ा झुका और उसके कान में फुसफुसाया, तो सुहागरात पर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उसका लहजा ठंडा और रहस्यमय। इतना कहकर उसने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। अनाया वहीं जमी रह गई, आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद को लाचार महसूस कर रही थी। उसने छुड़ाने की कोशिश की, मगर आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके माथे पर होठों का स्पर्श पाते ही उसके बदन में एक लहर दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। लंबी घनी पलकें चेहरे पर साया सा डाल रही थीं और आर्यन उनकी खूबसूरती में मदहोश हो उठा। उसने एक एक करके दोनों आंखों पर अपने होंठ रखे। आर्यन की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। दिल इतनी तेज धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वह उससे करीब आने से रोकना चाहती थी, पर न जाने कौन सी शक्ति थी कि वह हिल भी न पा रही थी। और जब उसके होठों पर आर्यन के होठों का स्पर्श महसूस हुआ, उसने झट से आंखें खोल दी। अगले ही पल वह उसके होठों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था, ऐसे टूटकर उस पर बरसा जैसे न जाने कब से प्यासा था। यह रूप देखकर वह बुरी तरह डर गई। काफी देर बाद वह पीछे हटा, गहरी सांस लेकर, आंखों में शरारत, वह उसे देखता रहा। अनाया ने दोनों हाथों से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से, तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आर्यन ने उसे और पास खींच लिया। मैं डियर वाइफ, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे जज्बातों में आग लगा दी है। क्या इरादा है? बाकी बाद में देखते हैं। क्यों ना सुहागरात अभी और इसी वक्त।
ये कहते कहते उसने आंख दबाकर बात अधूरी छोड़ दी। अनाया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। जस्ट शट। अब सोचना भी मत कि तुम मेरे साथ कोई रिश्ता बना सकते हो, उसने उंगली उठाकर चेताया। आर्यन ने उसकी नाजुक उंगली अपनी मुट्ठी में लिया और होठों से छुआ। वैसे तो मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली झुका देना मुझे आता है, पर यह उंगली मेरी प्यारी पत्नी की है, इसलिए इस गलती को माफ करता हूं। यह कहकर उसने उंगली को चूम लिया। अनाया ने झटके से हाथ छुड़ाया। आर्यन बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तैयार रहना, कल तुम्हें लेने आऊंगा। वह पीछे हटा, कोट सीधा किया और चुपचाप ऑफिस से निकल गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके कदमों को जमीन ने जकड़ लिया हो। धड़कने तेज, दिमाग सुन्न। उसे अब भी अपने ऊपर आर्यन की खुशबू महसूस हो रही थी। बेखुदी में उसने अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ, जहां उसका स्पर्श अब तक महक रहा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह जानती थी यह आदमी जो कहता है करके रहता है। जिस तरह उसने शादी की थी वैसे ही वह उसे अपना भी बना लेगा। मगर वह इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि उसके साथ जिंदगी गुजारे। उसे यह अंदाजा न था कि अगली सुबह उसके लिए कैसी रोशनी लेकर आएगी, उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। वह खुद को समेटते हुए बाहर आई, क्योंकि आर्यन लगातार बाहर हॉर्न बजा रहा था। वह चुपचाप पीछे की सीट खोलने लगी, तभी आर्यन की आवाज आई, तुम्हारा ड्राइवर नहीं होपती हूं, तुम्हारा मेरे बराबर बैठो। मजबूर होकर वह आगे की सीट पर आकर बैठ गई। आर्यन ने प्यार भरी नजर डाली और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते खामोशी रही। यह बात अनाया के लिए राहत की थी। दरवाजे पर छोड़कर आर्यन तेजी से गाड़ी उड़ा ले गया। अनाया देर तक उड़ती धूल को देखती रही। सुबह की रोशनी अभी फैली भी नहीं थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। भाभी दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने लंबी सी कार खड़ी थी और उसके पास आर्यन राठौर अपने खास रौबदार अंदाज में खड़ा था। भाभी के चेहरे पर हैरानी उभर आई। जी आप? आर्यन ने गंभीर लहजे में कहा। जी, मैं आर्यन राठौर, अनाया का पति, और आज उसे विदा कराने आया हूँ। यह सुनते ही भाभी के चेहरे पर असमंजस के बाद मुस्कान दौड़ गई। जी जी, आइए, अंदर आइए। अनाया, जो किचन में नाश्ता बना रही थी, आवाजें सुनकर बाहर आई। आर्यन को देखकर वह सन्न रह गई, आंखों में हैरानी और गुस्सा। उसका भाई भी कमरे से निकल आया। आप यहाँ कैसे? आर्यन ने ठहर कर कहा। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, विदाई के लिए। कमरे में सन्नाटा। भाई सोच में पड़ गया। वह जानता था कि आर्यन जैसा आदमी ना सुनना पसंद नहीं करेगा, और वैसे भी अगर वह तलाक की जगह बहन को विदा करा ले जाए तो और क्या चाहिए। राठौर जैसा बड़ा घरैसा रिश्ता कहाँ मिलता है। पर इतनी जल्दबाजी? वह हिचकिचाया। हम विदाई के लिए तैयार हैं, पर थोड़ी तैयारी तो करनी होगी, आप जानते हैं यह बड़ा मौका होता है। आर्यन ने कदम आगे बढ़ाए, आंखों में सख्ती। मैंने कहा था अभी विदाई चाहिए, कोई तैयारी जरूरी नहीं। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। भाभी बीच बचाव में बोली। अरे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं तो हमें खुशी खुशी विदा कर देना चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आई है, हम कैसे मना करें। अनाया एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी, बेबस नजरों से भाई को देखने लगी, आंखों में बेचैनी, दिल घबरा रहा था। इतनी जल्दी? वह शायद इस रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो हमेशा इस रिश्ते के खत्म होने की कामना की थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। भाई ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम विदाई कर देते हैं। आर्यन ने संतोष से सिर हिलाया और अनाया की ओर देखा। चलो, हम निकल रहे हैं। अनाया बस हतप्रभ रह गई। एक ही पल में उसने खेल पलट दिया था। उसे अंदाजा न था कि यह आदमी घर तक आ सकता है। वह भाई भाभी के सामने इतनी बेबस थी कि मना भी न कर पाई। भाभी आगे बड़ी शब्दों में, चापलूसी दामाद जी, इतनी जल्दी क्या है? जब विदा कर ही रहे हैं तो कम से कम अपनी ननद को दुल्हन तो बना दूं। या तो हर लड़की का सपना होता है कि वह दुल्हन बनकर विदा हो। आर्यन ने एक नजर भाभी पर डाली, फिर अनाया पर। मेरी पत्नी को दुल्हन बनाने की जरूरत नहीं, वह बिना दुल्हन के जोड़े के भी दुल्हन से कम नहीं लगती। उसकी आंखों में अनाया के लिए तारीफ के रंग थे। इतना कहकर उसने उसका हाथ थामा और बाहर लेकर चला गया। गाड़ी में बैठते ही अनाया के भीतर तूफान उमड़ा। वह जानती थी यह जबरदस्ती की विदाई है, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं। कार का दरवाजा बंद होते ही आर्यन ने एक नजर अनाया पर डाली। अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। अनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए आंखें बंद की
और मन ही मन बड़बड़ाई अपने आप को समझता क्या है। पहले मुझसे शादी की, तलाक का वादा किया, फिर 3 साल गायब, और अब अचानक आकर विदा करा रहा है सन की कहीं का। राठौर हवेली पहुंचकर आर्यन ने अनाया को बाहर के विशाल लॉन में ले जाकर सोफे पर बिठाया और अचानक उसके कदमों में बैठ गया। अनाया हैरानवा उसे अपने पैरों के पास बैठा देखकर सन्न रह गई। आर्यन ने उसके चेहरे की ओर देखा और नरम लहजे में बोला, अनाया, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं चाहता था शादी के 9 महीने बाद तुम्हें छोड़ दूं। मुझे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था क्योंकि मेरे दादाजी की शर्त थी कि शादी के बाद ही विरासत मेरे नाम होगी। इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की क्योंकि मुझे दादा की संपत्ति चाहिए थी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पापा का ऑपरेशन था, उसी रात खबर मिली कि मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अमेरिका में रहती थी। मैं उसी रात वहां चला गया। उसके स्वर में शर्मिंदगी और अफसोस झलक रहा था। मैं वहां माँ की देखभाल में इतना उलझ गया कि हिंदुस्तान की जिंदगी से कट गया। मेरा बिजनेस, मेरे कर्मचारी और पार्टनर देखते रहे। मैं माँ का सारा काम संभालता रहा। 1.5 साल पहले मेरी माँ का निधन हो गया। तब मैंने फैसला किया कि अपना सारा बिजनेस वापस हिंदुस्तान शिफ्ट करूं। उसकी आंखों में नरमी उतर आई। जब मैं लौटा तो मुझे तुम्हारी याद बहुत आई। मैंने ठान लिया था तुम्हें ढूंढकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा, लेकिन देखो, ईश्वर ने हमें खुद मिला दिया। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था, पर शायद ऊपर वाला कुछ और चाहता था। अनाया चुपचाप सुनती रही, आंखों में हैरानी और कोमलता का मिश्रण। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। आज मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक पति के रूप में बैठा हूं क्योंकि अब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। अनाया, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, वादा करता हूं। अब तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। अनाया काफी देर तक उसे देखती रही। यकीन कर पाना कठिन था कि सब कुछ इतना जल्दी कैसे बदल सकता है। जो कल तक सिर्फ ताने सुनती थी, आज उसकी जिंदगी में कोई इतना प्रेम करने वाला शख्स अचानक से आ सकता है। शायद यह उसकी ईमानदारी और समर्पण का फल था जो उसने 3 वर्षों तक इस आदमी के नाम के साथ निष्ठा से गुजारे। उसने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया। वह उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने को तैयार है। आर्यन मुस्कुराया, उसके हाथ थाम लिए और दोनों एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। प्यार और माफी का रास्ता हमेशा दिलों को जोड़ता है। अतीत की गलतियां इंसान को बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और नेक नियत सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। हमें दूसरों को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए क्योंकि कई बार वही दूसरा मौका खुशियों का नया दरवाजा खोल देता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।